चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। हम चरक संहिता के सूत्र स्थान के प्रथम 5 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं और अब छठा अध्याय जिसका नाम है तस्याशीति अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए लेकिन सबसे पहले हम पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न लेते हैं। तो प्रश्न था दंत पवन के लिए किन रसों का विधान है। तो इसका उत्तर है कि दंत पवन यानी दातुन के लिए कषाय, कटु और तिक्त रसों का विधान हमें मिलता है। इन्हीं रसों का हमें प्रयोग करना चाहिए। अब बारी है आज के प्रश्न की। तो प्रश्न है कि किन ऋतुओं में मनुष्य का बल जो है वो स्वभावतः या प्रकृति तौर पर हीन रहता है। जैसा कि हम अभी तक ये छठे अध्याय में जान चुके हैं कि पूरा साल भर का समय जो है वो 2 कालों में विभक्त है, उत्तरायण और दक्षायन, या हम इसी को ही अदान काल और विसर्ग काल कहते हैं। जब सूरज की गति उत्तर की तरफ होती है तब उसे उत्तरायण कहा जाता है और जब सूरज की गति दक्षिण की तरफ होती है तो उसे दक्षायन कहा जाता है। और इन 2 कालों को 6 ऋतुओं में बांटा गया है। अब मॉडर्न कैलेंडर और भारतीय कैलेंडर और इनका आपस में क्या संबंध है, इसको जानने के लिए हम पढ़ते हैं कि जब ये हमारा नया साल आरंभ होता है भारतीय कैलेंडर के अनुसार तो उस समय चैत्र मास है। चैत्र मास हमारा पहला मास माना जाता है और उस समय बसंत ऋतु चल रही होती है। तो बसंत ऋतु का जो समय है मॉडर्न कैलेंडर के अनुसार वो है मार्च और अप्रैल। तो मिड मार्च से ये लगभग शुरू होता है। ये समय अवधि 1 हफ्ता पहले भी हो सकती है, ये गणना के अनुसार है। तो इसके पश्चात जो अगली ऋतु है वो है ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में हमारे भारतीय जो मास है वो है ज्येष्ठ और आषाढ़, और उस समय जो मॉडर्न कैलेंडर के अनुसार मई और जून का समय है। इसी प्रकार वर्षा ऋतु श्रावण भादो और समय है जुलाई और अगस्त। उसके पश्चात शरद ऋतु आश्विन और कार्तिक, ये अब समय चल रहा है। तो यह समय अक्टूबर और नवंबर महीनों का है। और इसके पश्चात अगली ऋतु आती है हेमंत, वो है मार्गशीर्ष और पोष, और समय रहेगा नवंबर और दिसंबर। तो उसके पश्चात शिशिर ऋतु जो कि छठी ऋतु है, और उस समय जो अब मास है वो है माघ मास और फाल्गुन, और समय रहेगा जनवरी फरवरी। तो इस तरह से ये समय जो है ऋतुओं के अनुसार, या हम ये कहें कि ऋतु इन समय के अनुसार विभक्त है। ये समय जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि धार्मिक उसमें जो भारतीय गणना है उसके अनुसार आगे पीछे हो सकता है। तो इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हुए हम ऋतुचर्या पढ़ेंगे। और चरक संहिता में जो प्रथम ऋतुचर्या बताई गई है वो है हेमंत ऋतुचर्या, और इसके लिए जो समय है वो आएगा आगे नवंबर दिसंबर का। तो अभी शरद ऋतु है लेकिन हेमंत ऋतु आने वाला समय है। तो आने वाले समय में हम अपने स्वास्थ्य को किस तरह से ठीक रख सकते हैं वो उसके लिए हमें इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ना चाहिए। हेमंत ऋतु में जठराग्नि के बलवान होने के हेतु, तो हेमंत ऋतु में शीतलता अधिक रहती है, ठंड ज़्यादा हो जाएगी, और उस समय शीतल वायु के स्पर्श से अभ्यंतर अग्नि के रुक जाने के कारण बलवान पुरुषों के शरीर में जठराग्नि बलवान होकर मात्रा और द्रव्य में गुरु आहार को पचाने में समर्थ रहती है। तो यहाँ हेमंत ऋतु में बताया कि इसमें जठराग्नि जो है वो बलवान होगी, और क्यों होगी ये भी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उस समय जो हमारी अभ्यंतर अग्नि है वो वहाँ रुक जाएगी, मतलब कि वो बाहर की तरफ नहीं निकलती है और वहीं पर ही जो वो पाचन के लिए कार्य करती है। इसीलिए ये जठराग्नि श्रेष्ठ है। अब इसी को बताते हुए आगे व्याख्या कर लेते हैं कि हेमंत ऋतु में शीत ऋतु पड़ने पर बलवान पुरुषों की अग्नि प्रबल होती है, और जो इसमें अग्नि के प्रबल होने पर
शीत स्पर्श या ठंडी वायु से अग्नि का बाहर ना निकलना ही हेतु बताया गया है। जैसे कि आवा के ऊपरी भाग पर मिट्टी और जल से लेप कर देने पर भी आग की लपटें भीतर की ओर घुस जाती हैं और भीतर आग प्रबल हो जाती है, वैसे ही हेमंत ऋतु में वातावरण शीतल होने पर शरीर की ऊष्मा बाहर ना निकलकर भीतर चली जाती है और जठराग्नि जो है वो प्रबल हो जाती है। इसीलिए शाली, षष्टिक और मात्रा में गुरु, पिठी और इक्षु विकार, शीर विकार, इक्षु विकार मतलब गन्ने से बनी हुई चीज़ें, जैसा कि हम कह सकते हैं कि शक्कर, गुड़ वाला, ये सारा जो है इक्षु विकार, और शीर विकार मतलब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर और इनका प्रयोग जो है वो बताया गया है। और साथ में उड़द दाल और भैंस का दूध, सूअर का मांस आदि स्वभावतः गुरु द्रव्यों का पाचन जो है वो उचित रूप से हो जाता है। मतलब कि जो हेमंत ऋतु है उसके अंदर हम इन गरिष्ठ चीज़ों का सेवन जो है वो कर सकते भी हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि हमें ऊष्मा की ज़रूरत होती है। तो ऐसा हेमंत ऋतु के बारे में बताया। अब आगे बता रहे हैं कि हेमंत ऋतु में वायु का प्रकोप। इस ऋतु में अग्नि के प्रबल होने पर जब उसके बल के अनुसार ईंधन मतलब कि गुरु आहार जो है नहीं मिलता, तब अग्नि शरीर में उत्पन्न प्रथम धातु रस धातु को जला देती है, अतः वायु का प्रकोप हो जाता है। तो इसमें ऐसा बताया कि अगर हम इन दिनों में ये गरिष्ठ भोजन नहीं खाते हैं तो हमारा जो वायु रोग है वो बढ़ जाएगा और फिर वो वायु से होने वाले रोग जो हैं होंगे। तो हमें इस मौसम में या इस ऋतु में गरिष्ठ द्रव्यों का सेवन करना चाहिए, ऐसा यहाँ बताया गया है। अब इसको ही एक्सप्लेन करते हुए कहा गया कि अग्नि का स्वभाव है पहले ईंधन रूप आहार को, और आहार के अभाव में दोषों को, और दोषों के अभाव में धातुओं को, और धातुओं के अभाव में प्राणों को ये पचाती है, मतलब कि खत्म करती है। तो इसलिए जब रस और उसके बाद क्रमशः रक्त आदि धातुओं का पाक होने लगता है, तब धातु क्षय के कारण धातु शरीर में रुक्षता बढ़ने लगती है। क्योंकि बाह्य वातावरण भी शीतल रहता है, इसलिए स्वभावतः रुक्ष और शीतल वायु प्रकोपित हो जाती है। अब इसके पश्चात बताया कि हेमंत ऋतु में आहार के बारे में, और जो आगे बता रहे हैं वो क्या कि तुषार काल हेमंत को ही कहा जाता है। तो हेमंत ऋतु या तुषार काल में अग्नि की प्रबलता रहती है, अतः स्निग्ध पदार्थ, अमल रस, लवण रस, अति मेदस्वी, औदक मांस, अनूप मांस और बिलों में रहने वाले जीव, जैसा कि गोदा साही मतलब कि वो जीव जो बिलों में रहने वाले हैं उनका मांस, और परसह जो इसमें बाज और कोआ आदि आएंगे उनका भुना हुआ मांस खाकर, और मदिरा, शीधु और मधु पीना चाहिए। हेमंत ऋतु में दूध के विकार मात्र मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं दही, मलाई, रबड़ी, छेना आदि, और ईख के विकार गुड़, राब, चीनी, मिश्री आदि, वसा, तेल, इन और नए चावलों का भात और गर्म जल का सेवन करने से आयु की हानि नहीं होती, मतलब कि हमारी आयु वृद्धि होती है। तो ऐसा हेमंत ऋतु में आहार के बारे में बताया हुआ है। अब आहार ऋतु में आहार के पश्चात विहार कैसा होना चाहिए, मतलब हमारी कार्यशैली कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में बताते हैं कि तेल का अभ्यंग और उत्सादन, उपटन, सिर पर तेल लगाना, और जैंताक स्वेद जो है वो हमारे पंचकर्म में पूर्व क्रम माना जाता है, और इसमें कई विधियां हैं। तो उनमें से एक विधि है जैंताक स्वेद, उसका वर्णन यहाँ आया है। और साथ में धूप सेवन, उष्ण भूमि गृह मतलब तहखाने में रहना, और उष्ण गर्भगृह मतलब कि गर्भगृह, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब ऐसे घर में रहना जहाँ पर सीधी हवा ना आए, तो ऐसी जगह का हमने
यहाँ ये बोला कि तहखाने या उष्ण गर्भगृह में रहना, और वाहन और शयन और आसन को कपड़े के पर्दे आदि से ढक कर, मतलब सोते हुए मोटा कपड़ा ओढ़ना है, ढक कर रखना, तथा उन पर रुई से बनी भारी वस्त्र, सुखकारी रोम वाले चर्म और रेशमी वस्त्र और परवेनी, जिसको सन, जूट और पट्टू से बने वस्त्र कहते हैं, और कुथक, कन्या, कतरी या ऊनी रंग बिरंगे कंबल, मतलब इन गर्म ओढ़ने वाली चीज़ों के नाम बताए गए हैं कि इनका प्रयोग हमें इन दिनों में करना है। और साथ में शरीर पर भारी तथा गर्म वस्त्र का धारण, और घिसे हुए अगरू का शरीर पर गाढ़ा लेप, ये भी गर्म औषधि मानी जाती है। तो ऐसा इसका प्रयोग भी हम शरीर पर शरीर को गर्म करने के लिए इसका लेप कर सकते हैं। और इसके अलावा गृहस्थियों के लिए भी एक वर्णन मिलता है कि यहाँ यथेष्ट मैथुन करना भी, ये सब शीत ऋतु के हितकर विहार हैं। तो इस ऋतु के बारे में हमें ये बताया गया कि ये कार्य जो है वो स्वास्थ्य को रखने वाले हैं और आयु प्रदान करने वाले हैं। तो ऐसा हमें मानना है कि सर्दी से बचाव करने के लिए हमें इन आहार विहार का पालन करना है। अब आगे हेमंत ऋतु में वर्जनीय आहार विहार। अभी तक हमने पढ़ा कि हमें क्या आहार विहार लेना चाहिए, तो अब बताया है कि किन का हमें त्याग करना चाहिए, किन को हमें नहीं लेना चाहिए। तो उसमें शीतकाल आ जाने पर वातवर्धक एवं लघु अन्नपान, तीव्र वायु और थोड़ा नपातुला भोजन। थोड़ा नपातुला भोजन का मतलब कि हमें भोजन को कम मात्रा में नहीं ग्रहण करना है। मतलब नपातुला हम मतलब कि कई बार ऐसा थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, तो जो हेमंत ऋतु है उसमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें यहाँ भोजन की आवश्यकता है। तो अपरिमित आहार मतलब ऐसा नहीं करना है, और जल में घुले हुए सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। सत्तू जो है वो हमारा पिसा हुआ अन्न होता है, तो इसको हम मीठा और पानी मिलाकर पीते हैं, लेकिन अगर हम मीठा और पानी मिलाकर इस मौसम में लेंगे तो वो हमारी वायु की वृद्धि कर देगा। तो ऐसा हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा, तो हमें इन दिनों में सत्तू का भी निषेध करना चाहिए। तो ये हुई हमारी हेमंत ऋतुचर्या। अब हेमंत ऋतुचर्या के बाद शिशिर ऋतुचर्या का वर्णन यहाँ मिलता है। तो शिशिर जो है वो हमारा समय आएगा जनवरी टू फरवरी, मतलब जनवरी फरवरी का बीच में, मतलब आधा जनवरी और आधा फरवरी, वो समय जो है उस समय ठंड जो है वो बहुत बढ़ जाती है। लेकिन अब दिसंबर में हम अभी बात कर चुके हैं कि सबसे छोटा दिन जो है वो 21 या 20 दिसंबर के करीब होता है, 21 दिसंबर और 22 दिसंबर के आसपास होता है। तो वो उस समय जो सूरज की गति है वो उत्तर की तरफ हो रही है। तो समय तो उत्तरकाल शुरू हो गया, उत्तरायण शुरू हो गया, लेकिन ठंड जो है अभी काफ़ी होती है। तो उस समय हमें किस तरह से अपने जीवन को रखना चाहिए, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। शिशिर ऋतुचर्या का आधार क्या है, तो उसके बारे में सामान्य रूप से हेमंत और शिशिर दोनों ऋतुएं यद्यपि समान होती हैं, मतलब दोनों ठंडी हैं तो इसलिए वो समान होती हैं, किंतु शिशिर में कुछ थोड़ी विशेषता होती है। अब वो विशेषता क्या, क्योंकि यहाँ अदान काल आरंभ हो चुका है, तो इसलिए अदान काल होने से शिशिर ऋतु में रुक्षता आ जाती है और मेघ, वायु और वर्षा के कारण ये विशेष शीत पड़ने लगती है। मतलब उस टाइम ठंड हेमंत से भी ज़्यादा हो गई। अतः शिशिर ऋतु में भी हेमंत ऋतु की ही सभी विधियों का पालन करना चाहिए। विशेष रूप से तीव्र वायु रहित और उष्ण ग्रह में निवास करना चाहिए। मतलब ठंड ज़्यादा है तो हमें जहाँ वायु ज़्यादा ना आती हो और वो कमरा गर्म हो, तो इस तरह के गृह में हमें रहना चाहिए। अब
हेमंत ऋतु में विसर्ग काल रहता है और स्निग्धता जो है वो अधिक रहती है, और शिशिर ऋतु में अदान काल आ जाने से ही रुक्षता बढ़ती है, ऐसा व्याख्याकार बोलते हैं। तो शिशिर ऋतु में अब वर्ज्य आहार, क्योंकि क्या खाना चाहिए, क्या हमें कैसा आहार विहार लेना चाहिए, वो तो लगभग ऐसा बता दिया कि जो हेमंत ऋतु में है वैसा ही यहाँ शिशिर ऋतु में भी करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ ये बताया कि शिशिर ऋतु में किन आहारों का हमें निषेध करना चाहिए। तो शिशिर ऋतु में कटु तिक्त कषाय रस तथा वातवर्धक और हल्के तथा शीतल अन्नपान का त्याग करना चाहिए। तो इस तरह से ये शिशिर ऋतु के बारे में बताया। अब अगली आती है बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु में बताया कि हेमंत ऋतु में संचित हुआ कफ बसंत ऋतु में सूरज की किरणों से प्रेरित होकर, मतलब द्रवीभूत होकर, या अगर हम ऐसा समझे कि पिघल कर जठराग्नि को मंद कर देता है। अतः अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, और उस संचित कफ को दूर करने के लिए बसंत ऋतु में वमन आदि पंचकर्म कराने चाहिए। हेमंत ऋतु में कफ का संचय हो रहा है और यहाँ पर कफ का प्रकोप हो रहा है। बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप रहता है, तो जब जो प्रकोपित दोष है उसको निकालने के लिए हम पंचकर्म में विशेषता जो है वो वमन करवाते हैं। तो यहाँ ये बताया कि पंचकर्म के लिए ये एक अच्छा मौसम माना गया है। पूरे साल भर में 2 समय या 2 ऋतुएं, यहाँ बसंत ऋतु और दूसरा शरद ऋतु, ये पंचकर्म के लिए या हमें डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छा माना गया है। वमन करवाते हैं मुख्यतः बसंत ऋतु में, क्योंकि यहाँ पर कफ बढ़ा है, लेकिन शरद ऋतु में पित्त बढ़ता है, पित्त का प्रकोप होता है, तो वहाँ विशेष रूप से विरेचन करवाया जाता है। तो इस तरह से ये बसंत ऋतुचर्या के बारे में बताया, और साथ में बताया कि बसंत ऋतु में अब त्याज्य आहार विहार क्या है, मतलब जिनका हमें त्याग करना चाहिए। तो बसंत ऋतु में गुरु, अमल, स्निग्ध और मधुर आहार, और साथ में दिन में शयन, मतलब दिन में सोना नहीं करना चाहिए। तो ये गर्मी की ऋतु आरंभ हो चुकी है। अभी बसंत ऋतु है, लेकिन सूरज उत्तरायण की तरफ है, तो उस समय हमें ये दिन में शयन जो है वो नहीं करना है। इससे अगर हम ऐसा माने कि कफ की वृद्धि होती है, तो कफ तो पहले से ही प्रकोपित है, तो इसीलिए यहाँ पर बिल्कुल ही दिन में सोना जो है वो मना किया गया है। और साथ में जो कफवर्धक पदार्थ है, अगर हम यहाँ देखें तो उन्होंने बोला कि गुरु, अमल, स्निग्ध और मधुर, तो ये सभी जो हैं कफ को बढ़ाने वाले हैं, तो यहाँ इनका त्याग करना चाहिए। अब इसके बाद बसंत ऋतु में सेवनीय आहार विहार, पहले त्याग करने के वाले बताए और अब जो है वो सेवनीय बता रहे हैं कि किनका हमें करना चाहिए। तो यह है बसंत ऋतु में जो एक्सरसाइज या व्यायाम, उपटन, धूमपान, कवल ग्रह, अंजन, मलमूत्र त्याग के बाद गुनगुने जल का प्रयोग, हल्का नवाया पानी जो है उसके प्रयोग से स्नान करना है, और मिले हुए चंदन और अगर जो है उसका प्रयोग सर्दी में बताया गया, हेमंत ऋतु में बताया गया, लेकिन यहाँ पर चंदन और अगर इन दोनों को मिलाकर शरीर पर लेप करना, और जौ और गेहूँ और साथ में हरिण भेद, मतलब अलग अलग तरह के हरिण, उनके नाम हिरन की बात हो रही है, और साथ में खरगोश, काला हिरन, लावा, बटेर, सफ़ेद तीतर का मांस, दोष रहित सीधू और मधु निर्मित मध्य का प्रयोग, और इसमें उपवनों के उपवन का मतलब जब जो फूल हैं वो पूरे से खिले हुए हैं तो उनका जो अनुभव है वो हमें करना चाहिए। तो ये इसके साथ ही वो गृहस्थियों के लिए भी बोला कि वो गृहस्थी के लिए भी जो मैथुन क्रिया है वो यहाँ रिकमेंडेड है। तो ये जो बसंत ऋतु में सेवनीय आहार विहार थे। अब इसके पश्चात अगला है ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में जो सैद्धांतिक आधार है वो बताया
कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपनी किरणों के द्वारा संसार के स्नेह को सोख देते हैं और इस काल में मधुर रस और शीत वीर्य वाले द्रव और स्निग्ध अनपान, चीनी के साथ शीतल मंथ, घी, सत्तू, शीतल जल का नाती सांद्र मिश्रण मतलब मिला हुआ, यहाँ सत्तू रिकमेंड किए हैं, और जांगल, पशु पक्षियों के मांस का रस, घी, दूध, चावल और इनका सेवन करने से स्वाभाविक बल का नाश नहीं होने पाता। मतलब ये कि इनका हमें ग्रहण करना चाहिए। अब यहाँ फिर सत्तू के बारे में बताया कि सत्तू को शीतल जल में घृत मिलाकर इस प्रकार घोलें कि ना अधिक ये पतला हो ना ही अधिक गाढ़ा हो। इसे मंथ भी कहते हैं, तो इसका प्रयोग करना चाहिए। सत्तू का प्रयोग तो करना है, लेकिन सत्तू के प्रयोग की विधि भी बताई गई है। तो ये ना बहुत गाढ़ा होना चाहिए ना ही बहुत पतला होना चाहिए। उसका प्रयोग ग्रीष्म ऋतु में अवश्य करना चाहिए। अब ग्रीष्म ऋतु में वर्ज्य आहार विहार भी है। तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु में मदिरा का सेवन अल्प मात्रा में और या नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल ही मना कर दिया लगभग। और अधिक जल मिलाकर, मतलब उसमें बिल्कुल मना है, या बहुत कम मात्रा में और उसमें भी अधिक जल मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। और लवण, अम्ल तथा कटु रस वाले और उष्ण वीर्य वाले द्रव्यों का सेवन तथा व्यायाम नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा इस टाइम जो है ग्रीष्म ऋतु चल रही है, तो उस टाइम हमें बहुत हार्ड वर्क या हम ऐसा कहें कि बहुत फिजिकल वर्क जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। और इसके पश्चात ग्रीष्म ऋतु में विहार। तो ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय शीतल कमरे में तथा रात्रि में चांदनी में शीतल हुए हवादार छत पर शरीर में चंदन का लेप लगाकर सोना चाहिए। तो ये समय के अनुसार अलग अलग द्रव्यों का लेप बताया गया है। तो यहाँ मोती मणि आदि से देह अलंकृत कर चंदन मिले जल में ठंडे किए गए पंखे की हवा तथा कोमल हाथों का स्पर्श प्राप्त करते हुए आसन पर बैठना चाहिए तथा शीतल उद्यान, शीतल जल और शीतल पुष्पों का सेवन करना चाहिए, किंतु मैथुन से बचना चाहिए। तो इस तरह से ये ग्रीष्म ऋतु में विहार बताया है ताकि हम आयु को प्राप्त कर सकें और अपने आप को स्वस्थ रख सकें। इसके पश्चात वर्षा ऋतु। आदान काल में मनुष्यों का शरीर अत्यंत दुर्बल रहता है और दुर्बल शरीर में एक तो जठराग्नि दुर्बल होती है और वर्षा ऋतु आ जाने पर दूषित वात आदि दोषों की दुष्ट जठराग्नि और भी दुर्बल हो जाती है। और इस ऋतु में भूमि से वाष्प निकलने और आकाश से जल बरसने तथा जल का अमल पाक होने पर जब अग्नि का बल अत्यंत क्षीण हो जाता है तब वातादि दोष कुपित हो जाते हैं। अतः वर्षा काल में साधारण रूप से सभी विधियों या नियमों का पालन करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में वायु का संचय होता है और वर्षा ऋतु में वायु का प्रकोप होता है। और वर्षा ऋतु में ही वायु के प्रकोप से बहुत सारे दबे हुए रोग भी, मतलब कि कुछ ऐसी दर्दें जो पहले नहीं हो रही हैं लेकिन शरीर में यहाँ वर्षा ऋतु में होने लगती हैं, तो उन दर्दों से बचने के लिए या वात दोषों से बचने के लिए हमें ये बताया कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये इनका ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जठराग्नि जो है वो दुर्बल बताई गई है। अब इसी के आगे कि वर्षा ऋतु में वर्ज्य आहार विहार क्या है, मतलब जिनका हमें निषेध करना चाहिए। तो वर्षा ऋतु में जल में घुला हुआ सत्तू, अभी ग्रीष्म ऋतु में बताया कि जल में घुला हुआ सत्तू लेना है, लेकिन वर्षा ऋतु में इसी सत्तू का निषेध कर दिया कि वर्षा ऋतु में जल में घुला सत्तू या उदमंथ बोला इसको कि उसका निषेध करना है। और दिन में सोना दोबारा से आया कि इस मौसम में या इस ऋतु में दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। अगर आपका जो अपना जो कार्य विधि है, मतलब जिस तरह से आप कार्य कर सकते हैं उसके अनुसार सामान्यता, अगर आप सामान्य कार्य करते हैं तो उस समय आपको
इस मौसम में दिन में शयन जो है वो मना है। और इसके पश्चात अवशाय मतलब ओस गिरते समय उसमें बैठना या घूमना, नदी का जल और व्यायाम और धूप में बैठना और मैथुन छोड़ देना चाहिए। तो ये सारे वे क्रियाएं हैं जिनका हमें यहाँ निषेध करना है। उसके पश्चात वर्षा ऋतु में सेवनीय आहार विहार, अब क्या खाना चाहिए और क्या हमें अपना विहार रखना चाहिए उसके बारे में बताते हैं कि वर्षा ऋतु में खाने पीने की सभी चीज़ें बनाते समय उसमें मधु अवश्य मिलाना चाहिए। अगर हम ऐसा माने कि मधु का प्रयोग इस मौसम में हमें खूब करना चाहिए। और वात और वर्षा से भरे उन विशेष शीत वाले दिनों में अमल तथा लवण रस वाले स्नेह द्रव्यों घृत आदि की प्रधानता भोजन में रहनी चाहिए। तो यहाँ घी का भी प्रयोग जो है वो काफ़ी प्रयोग मतलब हमें करना चाहिए। और अगर हम वैसे भी देखें तो बारिश के मौसम में आते ही कहते हैं कि पकौड़े या मालपुए हमें खाने हैं, ये जनरल सा हमारा एक टेंडेंसी रहती है। तो उसमें अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर वो कुछ हद तक ठीक महसूस होता है। तो यहाँ पे जैसे बताया कि उसमें जो है घृत का या तेल आदि का मतलब घृत मतलब स्नेह की मात्रा जो है वो हमारी ज़्यादा रहनी चाहिए। और जठराग्नि की रक्षा चाहने वाले पुरुषों को भोजन में पुराने जौ और गेहूं तथा चावल का प्रयोग करना चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस मौसम में जो जठराग्नि है उसके अनुसार अगर हम नए गेहूं या चावल का प्रयोग करते हैं तो पेट जो है वो खराब होता है। तो ऐसे में स्पेशली बताया गया कि हमें पुराने जौ गेहूं और चावल का प्रयोग करना चाहिए। और अब मांसाहारियों के लिए क्या निर्देश दिया जा रहा है कि जो मांसाहारी व्यक्ति हैं उनको द्रव्यों में जांगल पशु पक्षियों का संस्कृत मांस रस मतलब कि उसका प्रोसेस करके उसका प्रयोग करना है। तथा शाकाहारी व्यक्तियों को संस्कृत मूंग के यूष के साथ लेना चाहिए। मतलब मूंग का यूष जो है वो शाकाहारी व्यक्तियों के लिए बताया गया। और इस ऋतु में मधु मिलाकर अल्प मात्रा में माधविक जिसको महुआ बोलते हैं, महुए के मध मतलब मद्दे और साथ में अरिष्ट एवं जल का सेवन करना चाहिए। तो ये अगर हम मद्दे की बात करें तो वो भी अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग उसकी वर्णन हमें मिलता है। तो यहाँ पर जो मिला वो है कि महुए के से निर्मित जो मद्दे है उसका अल्प जो प्रयोग है और वो भी उसका अरिष्ट एवं जल का सेवन कर मिलाकर करना चाहिए। और वर्षा ऋतु में आकाश का जल और गर्म करके शीतल किया हुआ जल और कूप तथा सरोवर का जल पीना चाहिए। तो कौन सा पानी पीना है वो भी स्पेशली बताया क्योंकि इसमें जो है पानी के प्रदूषण होने की जो संभावना है वो ज़्यादा होती है। तो ऐसे में इसलिए इसका वर्णन यहाँ किया गया है। उसके पश्चात परघर्षण या देह का घर्षण और उपटन, स्नान और गंध मतलब चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग और सुगंधित पुष्पमालाओं का धारण करना हितकर है। और हल्के और पवित्र वस्त्र धारण करना तथा क्लेद रहित सूखे स्थान पर रहना चाहिए मतलब कि जहाँ पर डैम्पनेस ना हो। तो ऐसे जगह पर या ऐसे घरों में हम लोगों को इस समय निवास करना चाहिए। तो ऐसा ये इस ऋतु के बारे में बताया। और अगली ऋतु शरद ऋतु जो अब चल रही है, तो इस ऋतु में हमें कैसे अपनी दिनचर्या करनी है वो उसके बारे में बताते हैं कि वर्षा काल में जिसको शीत साम्य हो गया हो या हो रहता है ऐसे लोगों के अंग सहसा सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त हो जाते हैं। फलतः वर्षा ऋतु में संचित हुआ पित्त शरद ऋतु में प्रकोपित हो जाता है। जैसा हम पहले ही बात कर चुके हैं कि शरद ऋतु में पित्त प्रकोपित होता है। पित्त से होने वाले रोग जो हैं वो इस ऋतु में बहुत मिलते हैं। तो यहाँ क्यों हुआ तो उसमें उन्होंने बताया कि वर्षा काल में जो समय था हमारा उस समय जो वहाँ ये पित्त संचित हुआ था वो अब यहाँ प्रकोपित हो रहा है। तो इसके बारे में आगे कहते हैं
कि अब ये शरद ऋतु में सेवनीय आहार विहार क्या है। पित्त बढ़ा हुआ है तो उसके लिए क्या हमें खाना चाहिए और किस तरह से हमें अपना विहार रखना चाहिए, उसके बारे में बताते हैं कि अच्छी भूख लगने पर रस में मधुर, गुण में लघु, वीर्य में शीतल और कुछ तिक्त रस युक्त एवं पित्त को शांत करने वाले अन्न पान का मात्रा पूर्वक सेवन करना चाहिए। तो यहाँ मधु द्रव्यों का और लघु द्रव्यों का, शीतल और ऐसे द्रव्यों को जो जिससे पित्त शांत हो उसका प्रयोग जो है वो हमें करना चाहिए। और साथ ही घनात्य मतलब घन जमा अत्य का मतलब जो मेघ का नाश हो जाए, मतलब अब बादल नहीं है ऐसे मौसम में, अर्थात शरद ऋतु में मांसाहारियों को, अब मांसाहारियों के लिए क्या निर्देश है कि वो बटेर, गुरैया, हिरन, दुम्बा भेड़ और बारहसिंगा और खरगोश का मांस खा सकते हैं। मतलब उनको इन प्राणियों के मांस का सेवन करना है। ये केवल मात्र उनके लिए है जो मांसाहारी हैं, जो मांस का सेवन करते हैं, और बाकी जो शाकाहारी हैं उनके लिए इसके अलावा जो बताए अन्न, और साथ ही बताया कि चावल, जौ और गेहूं का सेवन यहाँ करना चाहिए। और कुष्ठ अधिकार में बताए गए, यहाँ इस मौसम में पित्त बढ़ता है तो स्किन प्रॉब्लम्स भी, जिसको हम कुष्ठ कहते हैं, कुष्ठ विकार बढ़ जाते हैं। तो उसको ठीक रखने के लिए हमें जो कुष्ठ विकार में बताए गए घृत पान है, या हम ऐसा माने कि तिक्त घृत पान का जो उल्लेख मिलता है, उनका सेवन करना है। और साथ में विरेचन और रक्त मोक्षण क्रिया करवानी चाहिए। तो अभी का जो समय चल रहा है, इस समय में हम विरेचन ले सकते हैं, और साथ ही अपने पित्त की शुद्धि के लिए या पित्त को ठीक रखने के लिए हम यहाँ रक्त मोक्षण भी करवा सकते हैं। तो रक्त मोक्षण हमारे आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा एक अध्याय है और उसके बारे में बहुत डिटेल बताया गया है। तो हम ऐसे कहें कि अलग अलग तरीके हैं, तो अलग अलग तरीके में जैसे कि लीश थेरेपी है, या कपिंग है जिसको अलाबू कहते हैं, सिंगी है और शिरावेद है। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिससे हमें रक्त मोक्षण करना चाहिए। तो रक्त मोक्षण का हमें एक और तरीका भी है, हम ऐसे मौसम में हमें ब्लड डोनेट भी करना चाहिए, तो ये भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये यहाँ ये मिला कि हमें इस मौसम में विरेचन और रक्त मोक्षण क्रिया जो है वो करनी चाहिए या करवानी चाहिए। और ये इसके साथ ही शरद ऋतु में सेवनीय आहार विहार के बताने के बाद यहाँ शरद ऋतु में त्याज्य आहार विहार बताए गए हैं। मतलब ऐसे मौसम में, आजकल के मौसम में हमें इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो क्या है, शरद ऋतु में धूप का सेवन, अभी धूप का सेवन रिकमेंडेड नहीं है। और वसा मतलब जो चर्बी और तेल, ओस पड़ने लग गई है और ओस का सेवन हमें नहीं करना है। ओदक मांस मतलब जैसे मछली आदि जो पानी में रहने वाले जीव हैं, उनका मांसाहारियों के लिए बताया गया। और अनूप मांस मतलब जो सुअर आदि का मांस, और क्षार जितने भी क्षारीय पदार्थ हैं उसके बाद, और दही का सेवन, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। दही का सेवन हम बिना ऋतु को समझे हुए ही करते रहते हैं, जिससे हमारे अंदर काफ़ी सारे रोगों की उत्पत्ति होती है। दही को अभिषंदी माना गया है, तो हमें ऋतु के अनुसार ही इसका प्रयोग करना है। शरद ऋतु में दही का उपयोग जो है यहाँ वर्जित बताया गया है, मतलब हमें इस मौसम में दही का प्रयोग जो है वो नहीं करना चाहिए। और यदि इतने में भी रक्त शुद्ध ना हो तो रक्त का मोक्षण करवा देना चाहिए। ये हम पहले ऊपर पढ़ लिया कि रक्त मोक्षण के लिए भी ये समय जो है वो उचित है, तो हम कर सकते हैं। और विधि हम रोग के अनुसार या व्यक्ति के अनुसार या उसकी प्रकृति के अनुसार ही निश्चित करते हैं कि सिंगी लेना है, लीच लेना है या लाबू लेना है, चरोका जिसको बोल रहे हैं। तो ये सब इस तरह की विधियां हम रक्त मोक्षण के लिए ये बहुत उत्तम समय है। अब इसके पश्चात है कि शरद ऋतु में त्याज्य आहार विहार, कि हमें क्या नहीं करना है। तो शरद ऋतु में ये हमने पढ़ लिया कि धूप का सेवन और ये सब नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात आता है हंसोदक का वर्णन। तो हंसोदक एक पानी की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से उसका प्रयोग बताया गया। कहते हैं कि दिन में सूर्य की किरणों से गर्म, मतलब सूरज की किरणों के साथ अगर पानी को गर्म किया हुआ है
तो उसकी बात हो रही है कि दिन में सूर्य की किरणों में गर्म और रात्रि में चंद्रमा की किरणों से शीतल और काल स्वभाव से पके हुए, अर्थात मतलब ऐसा कहें कि ये निर्दोष और अगस्त्य तारा के उदय होने के प्रभाव से विष रहित हुआ जल हंसोदक कहलाता है। तो यहाँ हंसोदक की बात हुई कि इसका प्रयोग हमें करना चाहिए। तो यहाँ हंसोदक कहते हैं कि वो पानी है जिसको हंस भी पी सकता है। तो वैसे तो कहते हैं ना कि हंस जो है वो दूध का दूध पानी का पानी कर देता है, तो यहाँ ये पानी मतलब निर्दोष माना गया है। सूरज की किरणों से गर्म और रात्रि में चंद्रमा की किरणों से ठंडा हुआ पानी जो है वो हंसोदक माना गया। अब इसी के आगे शरद ऋतु में अनुकूल विहार। तो इस ऋतु में उत्पन्न फूलों की माला और स्वच्छ वस्त्र प्रदोष काल में चंद्रमा की किरणों का सेवन हितकर माना गया है। तो ऐसा शरद ऋतु के लिए अनुकूल विहार क्या है उसका भी वर्णन हमें मिला। तो इस प्रकार हम यहाँ पर सभी ऋतुओं के अंदर हमारी दिनचर्या किस तरह से होनी चाहिए वो हम यहाँ पर पढ़ इसमें वो है कि इस प्रकार चेष्टा या विहार तथा आहार के अनुसार ऋतु साम्य का उपदेश दिया गया है। जो आहार विहार उचित होने से अर्थात शरीर के लिए हितकारी होता है उसे औक्सातम्य कहते हैं। तो ये मतलब ये हुआ कि पूरे अध्याय का सार रूप में कह दिया कि हमारा ऋतुओं के अनुसार जो आहार विहार है वही हमारा स्वास्थ्य को ठीक रखने वाला है, तो उसी के अनुसार हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये छठा अध्याय यहाँ समाप्त होता है और आने वाली कक्षा में हम अगला अध्याय नंबर 7 जो है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।